आज हम लोग फुल हिंदी का मेरे पिताजी जो पूरक पठन है वो करेंगे। लेसन क्वाइट बड़ा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप लोग इसको बराबर से रीड करोगे तो ये आपके समझ में आ जाएगा। लेसन बहुत ही सिंपल है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने ये अपने पिताजी के बारे में लिखा है। बहुत ही सुंदर उनके पिताजी का वर्णन उन्होंने यहाँ पे किया है। मतलब क्या है ना, प्रस्तुत पाठ में उन्होंने क्या बताया है। बच्चन जी ने अपने पिता के रहन सहन, व्यक्तित्व, स्वाभिमान, कर्तव्य निष्ठा, इन गुणों के साथ साथ उन्होंने क्या किया है, देश और काल की परिस्थिति में उन्होंने स्वयं को कैसे ढाला, कैसे रचा, इसके बारे में ये उन्होंने अपने को इस पर्टिकुलर लेसन में बताने की कोशिश की है। बराबर। अभी देखो, पॉइनियर प्रेस प्रॉपर नाउन है। में प्रताप की, समय की पाबंदी, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत, विनम्र निश्चल व्यवहार ने बहुत जल्दी उनको विशिष्टता दे दी थी। अभी उनके पिताजी समय के बहुत पाबंद थे, उनकी लिखावट बहुत अच्छी थी और हिसाब किताब भी बहुत अच्छी तरीके से रखते थे। इसके लिए उनके पिताजी का वो प्रेस में एक अच्छा खासा नाम हो गया था। ऐसा यहाँ पे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं। बहुत जल्दी उनको विशिष्टता दे दी। अपना काम खत्म कर वे सहयोगी क्लार्कों का पिछड़ा काम भी अपनी मेज पर रख लेते और दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद रात देर तक काम में जुटे रहते। उनका एक नेचर ऐसा था कि उनका काम खत्म हो जाता था तो जो उनके सहकारी थे, जो उनके साथ काम करते थे, उनका अगर काम रह जाता था तो वो काम भी वो वहाँ पे बैठ के करते थे। इस प्रकार वे अधिकारियों और सहकर्मियों दोनों के प्रिय बन गए। घर से दफ्तर 4 मील होगा, कुछ कम भी हो सकता है। फासले के मामले में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता है, ज़्यादा की तरफ। वे पैदल ही आते जाते, शायद पैसे बचाने की गरज से। साइकिल न उन्होंने कभी खरीदी न उसकी कभी सवारी की। उनके पिताजी को चलना बहुत पसंद था और वो चल के ही आते थे और जाते थे। करीबन दूरी 4 किलोमीटर थी या फिर शायद उससे कम थी। ओके, लेकिन उन्होंने कभी साइकिल का इस्तेमाल भी नहीं किया। दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह की पोशाक अपनाई और जितने दिन दफ्तर में गए उसी में गए। मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर टाइप का पहरावा वो पहनते थे। देखो अभी कौन सा है। काला जूता, ढीला पाजामा, अचकन जो उनके लंबे इकहरे शरीर पर खूब फपती थी मतलब बहुत अच्छी लगती थी, सुंदर लगती थी। अचकन मतलब जो ऊपर डाला हुआ कुर्ता रहता है उसे कहा जाता है। और दुपल्ली टोपी, दुपल्ली मतलब दोनों साइड हम लोग वो टोपी पहन सकते, उसे कहते हैं दुपल्ली टोपी, मतलब अंदर से भी और बाहर से भी। झाड़ों में मेरी माँ के हाथ का बुना ऊनी गुलूबंद यानी मफलर उनके गले में पड़ा रहता था। ये आपको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है। दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती पर बंद गले का कोट पहनना पसंद करते थे। सिर पर फ्लैट कैप जो उन दिनों विलायत से आती थी और काफ़ी महंगी होती थी। अभी देखो ये जो लेसन है ये स्वतंत्रता पूर्व का लेसन है। इसके लिए इस पर्टिकुलर लेसन में आपको विलायती शब्द भी बहुत देखने को मिलेंगे। ओके, पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके हाथ में ज़रूर होता। मौसम साफ हो और रात हो तो वे छड़ी लेकर चलते थे, पर पतली नहीं, अच्छी मोटी मजबूत। एकदम उनके हाथ में छड़ी होती थी, एकदम काफ़ी मोटी और मजबूत होती थी। लंबी लाठी मेरे घर में नहीं थी, पर लाठी चलाने की तालीम पिताजी ने कभी ज़रूर ली होगी। मतलब क्या है कि अगर किसी ने हमला किया तो लाठी चलाकर वो खुद की रक्षा भी कर सकते थे। मुझे एक बार की याद है, शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम के दंगे हो गए थे। पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ती की बाहें चढ़ा ली और अपनी पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ से कंधे पर संभाले, बायां हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांवों आगे बढ़ गए। जैसे कि हम लोग किसी के साथ मारामारी करने के लिए जब बाहर जाते तो कैसे जाते, फटाफट फटाफट ऐसे 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 ऊपर करते हाथ भी, और बहुत अच्छे से किसी के साथ हम लोग
लड़ाई करने के लिए जाते, उसी तरह लड़ाई करते समय उनके पिताजी ने ये आवेश धारण कर लिया था। ओके, उसके बाद देखना, उन्होंने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी ले आता। मतलब क्या है ना कि वहाँ पे जो जिस माहौल में, जिस पर्टिकुलर गली में वो रहते थे, मोहल्ले में रहते थे, वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग रहते थे और किसी कारण वहाँ पे दंगा हो गया तो हरिवंश राय बच्चन जी के जो पिताजी थे वो उस झगड़े को कम करने के लिए बाहर निकल आए और उन्होंने गिरोह को कहा कि अगर मैं आता और झगड़ा करने के हेतु से आता तो क्या हो जाता था, मैं और भी मेरे साथ लोगों को लेकर आता, लेकिन मैंने ऐसे किया क्या? नहीं किया, मैं खुद अकेले आया। अभी देखो, डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए होता है, कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है, चार ने मिलकर एक को पीटा तो क्या बहादुरी दिखाई? अकेले सिरफिरे की बात तो समझी जा सकती है, चार आदमी मिले तो उन्हें कुछ समझदारी की बात करनी चाहिए। इस तरह की लड़ाई तो वे समझी की लड़ाई है। कहीं किसी ने किसी को मारा, आपने दूसरी जगह दूसरे किसी को मारा। धर्म का नाता है तो पास पड़ोस में इंसानियत का भी नाता है। वो यही कहते हैं कि हम इतने सालों से मोहल्ले में रहते आ रहे हैं तो सिर्फ धर्म नहीं देखा जा सकता, तो हम लोगों को इंसानियत का भी नाता रखना पड़ेगा, क्योंकि आज आपने मुझे मारा, कल और किसी ने आपको मारा, लेकिन ये धर्म नहीं हुआ ना। समझ में आया? इंसान मेल से रहने को बना है। मतलब क्या है, इंसान हम लोग जो है ना वो एक साथ रहने के लिए बने हैं, ना कि धर्म के ऊपर झगड़ा करने के लिए बने हैं। लड़ाई कितने दिन चलेगी? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, बराबर। देखो यहाँ पे दिया है 2 दिन, 4 दिन, 5वें दिन फिर सुलह से रहना होगा। 2, 4, 10, 12, 150 हिंदू मुसलमानों के कट मरने से हिंदुत्व समाप्त न होगा, ना इस्लाम खत्म होगा। मतलब कोई भी धर्म थोड़े से लोगों के मरने के बाद खत्म नहीं होगा। कितना सुंदर यहाँ पे विचार है। साथ रहना है तो खूबी इसी में है कि मेल से रहे। मतलब क्या है, अभी हमें यहाँ पे ही रहना है, इसी मोहल्ले में रहना है, सुबह उठ के एक दूसरे के चेहरे देखने हैं, तो हमें अच्छे से रहना पड़ेगा, एक दूसरे से टकराने की जरूरत नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है। पिताजी की बातों का असर हुआ। उस दंगे में फिर कोई वारदात नहीं हुई। वारदात मतलब घटना, इंसिडेंस नहीं हुआ। आगे भी कई बार जब शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, लेकिन हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही। ये हो गया एक इंसिडेंस। अभी आगे, मेरे पिता का दैनिक जीवन प्रायः एक ढर्रे पर चलने वाला मतलब एक नियम पर चलने वाला, एक टाइम पर चलने वाला, नियमबद्ध और नैमित्तिक था। वे सवेरे 3 बजे उठते थे, शौचादि से निवृत्त होते और ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए चले जाते। पैदल आते। गंगा जी घर से 3-4 मील के फासले पर होगी। वे ठीक 6:30 बजे नहाकर लौटते, साथ में एक सुराही गंगा जल भी लाते और पूजा पर बैठ जाते। मतलब क्या है, गांव में ऐसा लोग करते हैं कि जो भी कुछ स्नान या फिर विधि करनी होती है वो घर के बाहर करते हैं, और बाद में वो लोग क्या करते हैं, आते समय गंगा जी का जल उनके यहाँ से वो लेकर आते थे, एक सुरई में, मतलब एक लोटे में भरकर लेके आते थे, और बाद में घर पे आके वो पूजा करते थे। ओके। पूजा के लिए जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी थी। बगल की दीवारी में एक अलमारी थी, उस पर एक बस्ते में बंदी 2 पुस्तकें रखी रहती थी। एक थी रामचरितमानस और दूसरी थी गीता। ये आपको क्वेश्चन आएगा, कौन सी 2 किताबें जो उनके पिताजी हमेशा प्रायः पढ़ते थे या फिर पूजा पाठ करते थे? तो रामचरितमानस और दूसरी गीता। पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति न थी। कई लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। ओके। दीवार से राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा की शीशे जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटकी हुई थी। पिताजी को बहुत झुककर उस कोठरी में जाना होता, और अब वे उसमें बैठ जाते तो बस इतनी ही जगह बचती कि सामने रेहल रखकर उस पर पोथियाँ खोली जा सके। रेहल मतलब क्या होता है ना, आप लोगों को, अगर हम लोग मुसलमान लोगों का वो जो कुरान होता है ना, वो कैसे ऐसे 2 ये रहते लकड़े के
सिरे रहते हैं और उसके बीच में उसको क्या करते हैं वो लोग, अपनी ग्रंथि रखते हैं और उसे पढ़ते हैं। उसे जो रखा, मतलब जो रखने की जो चीज़ होती है ना, उसे रेहल कहा जाता है। ओके, अभी आगे देखना। वे मानस का नवाहिक पाठ करते। नवाहिक मतलब 9 दिनों में जो खत्म हो जाता है उसे नवाहिक कहा जाता है। कोई कोई लोग पारायण करते हैं, जैसे कि 10 दिनों का पारायण, 8 दिनों का पारायण। तो इनके पिताजी कौन सा करते थे? नवाहिक, बराबर। यानी प्रतिदिन इतना कि 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त हो जाए। उनकी मानस की पोथी में जो अब तक मेरे पास है, उन्हीं के हाथ के नवाहिक के निशान लगे हैं। मतलब क्या है कि एक दिन में कितना, ऐसा वो क्या करते थे, कुछ टीका लगा के रखते थे और इस तरह से क्या होता था, 9 दिन में वो पाठ कंप्लीट हो जाता था। पाठ वे सस्वर करते थे। सस्वर मतलब क्या है? अच्छे स्वर में बोलते थे। उनकी आवाज़ सुरीली नहीं थी, गाते मैंने उनको कभी नहीं सुना, पर उनका स्वर कैसा था? साफ, सब प्राण और लयपूर्ण था। साफ था, एकदम क्लियर था। सब प्राण मतलब बोलते समय ऐसा लगता था कि जिसमें उसमें जान आ गई हो। और लयपूर्ण मतलब क्या है? एकदम, हम लोग बोलते हैं ना, कोई पोयम कैसे हम लोग गाते हैं जिसका आवाज़ बहुत सुरीला नहीं होता है, लेकिन वो कैसे होती है ना, हम लोग लय के साथ, नाद के साथ गाते हैं, वैसे लगता था। और कोठरी से निकली उनकी आवाज़ सारे घर में गूंजती थी। आवाज़ की पहली स्मृति मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है, और जब तक मैं उनके साथ रहा, प्रतिदिन उनके पास का स्वर मेरे कानों में गया, क्योंकि वो रोज गाते थे। मैं कल्पना करता हूँ कि सौरी में जन्म के पहले दिन से ही मैंने उनका पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा। आप लोग ये वाला बराबर से सुनो। हाँ, सौरी, सौरी मतलब जहाँ पर नवजात शिशु जो होते हैं उनका जन्म होता है, वो एक पर्टिकुलर रूम होती है जहाँ पर क्या होता था, बच्चों का जन्म होता था। तो वो वही कहते हैं, क्या कह रहे देखो, कि सौरी में जन्म के पहले दिन से ही मैंने उनका पाठ, मतलब हम लोग बोलते हैं ना, बच्चा जब माँ के गोद में होता है तभी से उन्होंने क्या किया था, पाठ पढ़ना शुरू किया था, पाठ सुनना शुरू किया था। सौरी पूजा की कोठरी के सामने दालान के एक सिरे पर बनाई जाती है। वो पूजा के सामने ही बनाई जाती है ताकि जो भी कोई नवविवाहित जो शिशु आ जाता है तो उसके ऊपर क्या हो जाए, वो सारे संस्कार, वो सारे के सारे पाठ जो है वो पहले से उसको क्या हो जाए, सुनने को आ जाए। ओके, ये एक संस्कार होता है, संस्कार विधि उसे कहा जाता है। ओके, राधा बताया करती थी कि जब मैं बच्चा था तब चाहे कितना भी रोता क्यों ना हूँ, राधा यानी प्रॉपर नाउन, वहाँ पे एक औरत थी उनके साथ रहती थी तो उनका नाम था राधा। चाहे कितना ही रोता क्यों न हो, जैसे ही मेरा खटोला, खटोला यानी पालना, पूजा की कोठरी के सामने लाकर डाल दिया जाता था, मैं चुप हो जाता था, जैसे मैं भी पिताजी का मानस पाठ सुन रहा जाऊं। मेरी माता तथा परिवार के अन्य लोग इसमें मेरे पूर्व जन्म के धार्मिक संसार की कल्पना करते थे। लोगों को ऐसा लगता था कि शायद मैं कोई अच्छा परमात्मा की एक देन हूँ, कि उसके कि क्या हो जाता था, जब भी मैं रोता हूँ तो मैं कोठरी के सामने जब लाकर रखता हूँ तो मैं अपने आप क्या हो जाता था, चुप हो जाता था, क्योंकि मैंने वो जो पाठ थे वो बचपन से मम्मी जब वो माँ के गोद में थे तभी से उन्होंने सुना था। ओके, अब मैं ऐसा समझता हूँ यह मेरे पिताजी के स्वर की लिफ्ट या लय थी जो मुझे शांत कर देती थी। अभी देखो कैसे होता है ना कि हमें जो छोटे नवजात शिशु होते हैं ना, उन्हें हमेशा आवाज़ समझ में आता है, आवाज़ से निकले हुए जो वाइब्रेशंस है वो समझ में आते हैं, और इसी के वजह से रोता हुआ बच्चा भी अपनी माँ की आवाज़ सुनता है तो वो चुप हो जाता है। आपको समझ में आया? उसी तरह से ये जो थे हरिवंश राय जो बच्चन थे वो क्या थे, तो उनके पिताजी का आवाज़ के वाइब सुन के वो क्या हो जाते थे, शांत हो जाते थे, बराबर। लय, इतना मैं ज़रूर मानता हूँ कि इन श्रवण संस्कारों ने उस समय अद्भुत रूप से मेरी सहायता की होगी जब मैं गीता को जनगीता का रूप दे रहा था, अवधी भाषा में, मानस की शैली में। अभी ये अवधी भाषा, मानस की शैली, ये सारे उस जमाने की सारी क्या है, भाषाएं हैं। ओके,
अज्ञात रूप में मेरे अवचेतन और ज्ञात रूप में मेरे चेतन की शिरा शिरा मानस की ध्वनियों से भीगी हुई थी। मतलब मुझे भी जब मैं ये कर रहा था, गीता को मैं कौन से इसमें रूप दे रहा था, जनगीता का जब मैं रूप दे रहा था, मतलब क्या है, लोगों को समझ में आए ऐसा मैं जब वो ट्रांसलेट कर रहा था, तब मेरे भी शरीर का रोम रोम उस गीता के हर एक शब्द से क्या हो रहा था, भीग रहा था। मतलब क्या है, मैं भी उसका आनंद अनुभूत कर रहा था। समझ में आया। पिताजी मौन रहकर गीता पढ़ते थे, शायद चिंतन करने की दृष्टि से। मानस में वे बहा करते थे। संस्कृत का उन्हें साधारण ज्ञान था। मानस में आए संस्कृत अंशों को वे शुद्धता और सुस्पष्टता से पढ़ते थे, पर संस्कृत से वह उच्चारण सुख अनुभव न करते थे जो अवधि से करते थे। संस्कृत मतलब कैसे है ना कि हर एक वर्ड समझ में आता ही है ऐसा नहीं, लेकिन अवधि भाषा के सारे वर्ड उन्हें समझ में आते थे। कविता सस्वर पढ़ने का मुझे भी शौक। ब्रज और अवधि की कविता मैं घंटों पढ़ सकता हूँ। देखो कौन से दो लैंग्वेज का यहाँ पे जिक्र किया है, ब्रज और अवधि। मानस का तो सस्वर अखंड पाठ मैंने कई बार किया है, पर मानस की बात ही और है। खड़ी बोली की कविता मैं घंटे भर भी पढ़ूं तो मेरी जीभ ऐंठने लगती है। मतलब क्या है, मुझे थोड़ी तकलीफ होती है। उर्दू के साथ यह बात नहीं है। खड़ी बोली कविता ने कहते हुए खेद होता है, मानस की सूक्ष्म शिराओं को अभी कम ही छुआ है। वह जीवन से उठी हुई कम लगती है, कोस से उतरी हुई अधिक। कारणों पर यहाँ न जाऊंगा। बराबर अभी मैं ये सब कुछ आपको नहीं बताने की कोशिश करता हूँ कि मुझे क्या अच्छा लगता है। अभी मैं मेरे पिताजी के बारे में बता रहा हूँ, तो वो अभी अपने पिताजी के बारे में कहना शुरू करते हैं। पूजा से पिताजी ठीक 8:30 बजे उठते। उस समय तक मेरी माताजी भोजन तैयार कर देती। वे रसोई में बैठकर भोजन करते और कपड़े पहन 9 बजते बजते दफ्तर के लिए रवाना हो जाते। किसी किसी दिन ऐसा भी होता कि किसी कारण भोजन समय पर तैयार न हो पाता, क्योंकि घर में लोग ज़्यादा थे। पिताजी को बहुत गुस्सा आता। माँ तो कांपने लगती, पर गुस्सा निकालने का समय भी पिताजी के पास न होता। वे जल्दी जल्दी कपड़े पहनते और बगैर खाए पिए दफ्तर के लिए निकल पड़ते। अपनी 35 वर्ष की नौकरी में वे कहा करते थे, एक दिन वे दफ्तर देर से नहीं पहुँचे। उनको देरी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मेरी माताजी जल्दी जल्दी पूरियाँ बनाती और एक डिब्बे में खाना रखकर मोहल्ले के किसी आदमी से वो दफ्तर भिजवा देती। और जब तक वो आदमी मेरे पिताजी को खाना खिलाकर वापस न आए, तब तक वो खुद भी कुछ नहीं खाती। जब कोई जाने वाला न मिलता तो उनका भी दिन भर का उपवास हो जाता, क्योंकि उस समय ऐसा था ना, जब तक अपना शौहर खाना नहीं खाता है तो घर की जो औरतें थी और उसकी बीवी थी वो खाना नहीं खाती थी। घर की 3 बुढ़िया, मतलब क्या है, अभी कौन कौन बुढ़िया है, मतलब उनकी दादी, बाद में सास, ऐसे सब रहेंगे। राधा मेरी दादी, महारानी की बातें सुनने को ऊपर से मिलती। मतलब क्या है कि तेरे वजह से मेरा बेटा आज क्या हो गया, भूखा रह गया। बराबर ऐसे वो भी उन्हें सुनाती। मेरी माँ न खाती तो वे कैसे खाती, पर अपनी भूख का गुस्सा वे दिन भर अपने मेरी माँ पर उतारती। अभी भूख तो उन जो बेचारे बूढ़े लोग होते हैं उनको तो लगती ही है, लेकिन अगर बेटे ने कुछ खाया नहीं है, बहू ने कुछ खाया नहीं, तो हम लोग कैसे खाए। इसके वजह से वो लोग भी भूखे रहते थे। और वो सारे भूख का गुस्सा वो किनके ऊपर निकालते थे, हरिवंश राय बच्चन के माँ के ऊपर निकालते थे। समझ में आया। पिताजी के दफ्तर से लौटने का कोई ठीक समय नहीं था। आपको तो पता है वो अपने आजू बाजू के अधिकारियों का भी काम लेते थे। नौकरी के प्रारंभिक वर्षों में वे प्रायः देर से लौटते थे, 8-9 बजे। कभी कभी इससे भी देर से आते थे और खाना खाकर सो जाते थे। बात को जब कुछ जल्दी आने लगे तो खाना खाने से पहले कुछ देर पढ़ते, कभी खाना खाने के बाद भी, और कभी घूमने निकल जाते। सुबह गंगा स्नान में आने जाने में 8 मील, दिन को दफ्तर आने जाने के 8 मील, यानी कुल 16 मील वो चलते, क्योंकि उन्हें पैदल चलना अच्छा लगता था। और अच्छा लगना भी नहीं, उनकी एक मजबूरी थी। वो बहुत गरीब थे, तो वो कोई साधन जो था, रिक्शा थी या फिर साइकिल थी, वो उतना वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे। यानी कुल 16 मील चले
चल लेने पर भी उनकी लालसा तृप्त नहीं होती थी और रात को भी 2-3 मील घूम फिर कर आते थे। तभी तभी तो मैं कहता हूँ कि उन्हें चलने का मर्ज था। मर्ज का मतलब लिख के रखना शौक था। सबसे अचरज की बात यह थी कि रात को चाहे कितनी भी देरी से सोए, उठते वे सुबह 3 बजे ही थे। उनका कहना था नींद की लंबाई नहीं, नींद क्या मांगती है, गहराई मांगती है। मतलब आप आधा घंटा भी सो जाओ लेकिन बहुत शांति से सो जाओ तो आपको पूरे दिन की एनर्जी मिलती है, ऐसा उनका कहना था। यानी कम घंटों में भी गहरी नींद ज़्यादा घंटों की हल्दी हल्दी नींद का काम कर देती थी। उनके इन फार्मूले के प्रति विश्वास ने मुझसे अपनी नींद पर कितने अत्याचार कराए हैं, इसे सोचकर कभी कभी मैं कहता हूँ कि जब मैं मरूं तो 7-8 दिन तक मुझे यूं ही पड़ जाने दे। इस असंभव की कल्पना भर सुखद है क्योंकि मुझे अपने जीवन की बहुत सी रातों की नींद पूरी करनी है। अभी इसका मतलब समझो कि उनके पिताजी हमेशा ऐसा कहते थे कि हमेशा नींद कैसी होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए। उसकी लंबाई आप लोग मत देखो कि मैं कितने घंटे सोया, मैं कैसे सोया। और कभी कभी यही रूल वो अपने बच्चे के ऊपर अप्लाई करते थे, मतलब हरिवंश राय बच्चन के ऊपर करते थे और उन्हें कहते थे कि चलेगा तू गहरी नींद सोया है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अरे मैं तो 12 बजे सोया और 3 बजे उठा, हम लोग घंटे गिनते हैं। वैसे ही हरिवंश राय बच्चन जी भी घंटे गिनते थे और इसीलिए उन्हें कभी कभी लगता है कि पिताजी के ये रूल के वजह से शायद उन्होंने भी जिंदगी में क्या नहीं पाया, अच्छी नींद नहीं पाई। समझ में आया? समय की पाबंदी की जो उत्कटता उन्होंने अपनाई थी, उनके निभाने के लिए घर के लोगों का सहयोग भी आवश्यक था। उन्हें सेंस ऑफ टाइम, वक्त का अंदाज़ा देने के लिए पिताजी ने अपनी नौकरी के पहले वर्ष में एक आराम घड़ी खरीदी और लाकर दालान की तिकोनिया पर रख दी। तिकोनिया मतलब 3 नोकों वाला जो टेबल होता है उसे कहा जाता है। यह घड़ी नई नहीं थी, विक्टोरियन युग की थी। विक्टोरियन युग मतलब रानी विक्टोरिया का जब राज था तभी उस समय में जितनी भी चीज़ें थी उसे विक्टोरियन युग कहा जाता है। और पॉइनियर के दफ्तर में बहुत दिनों से काम दे रही थी। वहाँ वह कंडम माल की तरह निकाल दी गई। कंडम माल मतलब ऐसे ही अभी कुछ यूज़ की नहीं है, निकाल दो। तो पिताजी ने शायद 2 रुपए में ले ली। यह घड़ी बेहया साबित हुई। थोड़ी बहुत सफाई के बाद वह चलने लगी तो चलती ही रही। उसने 7वें दिन उसे चाबी देनी पड़ती। वह अलार्म भी बजाती थी। उसके कभी घड़ी सास के यहाँ जाने की मुझे याद नहीं। तिकोनिया और खाली, इसकी कोई तस्वीरें मेरे दिमाग में नहीं हैं। मेरे पिता ने जीवन पर्यंत वह चलती रही। मतलब क्या है, वो जो घड़ी थी वो उनके पिताजी के जब पिताजी उनके मर गए तब तक वो चलती रही। उनकी मृत्यु को लगभग 30 वर्ष होने आए हैं, अब भी वह चल रही है। मेरे पास नहीं है। मेरी बड़ी बहन के लड़के रामचंद्र, जो कौन थे, फुटबॉल के अखिल भारतीय प्रसिद्ध खिलाड़ी। मैं जब उसने अपने नाना की एक निशानी के रूप में उसे संभाल कर रखा था उस घड़ी को। मैं जब कभी राम के घर जाता हूँ फिर कर मेरी आंखें उस घड़ी पर ही जाकर टिकती थी। हमारे घर में कितने जन्म मरण, शादी ब्याह, भोजन महोत्सव उसने देखे हैं। कितने हर्ष विषाद, मतलब हर्ष मतलब क्या है, आनंद, विषाद यानी दुख, अश्रुहास, वाद विवाद, क्रोध कलह, रोदन गायन, श्रम संघर्ष की वह साक्षी रही है। मेरी माँ अक्सर कहती थी कि नाम तो लेकर आई है आराम घड़ी, पर न कहीं खुद आराम करती है न केहू न आराम कर देती है। मतलब वो कहती थी नाम तो इसका आराम घड़ी है, लेकिन ना इसने कभी खुद आराम किया ना कभी इसके चलते वक्त हम लोगों ने कभी आराम किया। आराम घड़ी नाम ऐसी घड़ियों को शायद इसीलिए दिया गया होगा कि ये एक जगह पर रखी जाती थी। अलार्म से आराम आया हो तो भी कोई अचरज की बात नहीं है। कभी कभी आराम का आ भी छोड़ दिया गया है और ऐसी घड़ियों को मैंने लोगों को राम घड़ी सुनते हुए भी कहा है। राम घड़ी मतलब क्या है, राम यानी भगवान का नाम, ईश्वर का नाम, जो अच्छी घड़ी का ही हमेशा संकेत देता है। इसीलिए लोग राम घड़ी भी उसे कहते थे। मतलब क्या है, अच्छे समय का वो संकेत देती थी।
समझ में आया? इस तरह से बहुत कुछ उन्होंने अपने पिताजी के बारे में इस पर्टिकुलर पार्ट में आप लोगों को कहने की कोशिश की है कि वो कैसे थे, स्वाभिमानी थे, उन्हें झगड़े विवाद बिल्कुल पसंद नहीं था, उन्हें रामचरितमानस, बाद में वो नवमायिक का पाठ भी करते थे, वो पूजा पाठ में ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे, ये भी बताया गया है। और उसी के चलते लेखक के ऊपर भी उन्हीं संस्कारों का परिणाम हमें दिखाई दिया इस पाठ में। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे इंसिडेंट्स में एक इंसिडेंस ऐसा भी दिखाया है कि उन्हें टाइम पर सब कुछ चाहिए, अगर खाना भी नहीं बनता था तो वो भूखे ही चले जाते थे। उसके बाद उनको वो घड़ी लेकर आए तो वो घड़ी भी किस तरह से चली, उन घड़ी ने कितनी सेवा दी, ये भी हमें यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है। इस तरह से उन्होंने अपने पिताजी के बारे में इस पार्ट में हमें कहने की कोशिश की है। समझ में आया आपको लेसन? ओके, चलो फिर बाय।